आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 12th का, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में हमारे क्या विचार हैं ये हमको बताना है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं यानी रिप्रोडक्शन के सारे पहलू सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य के अर्थ में भी इसका महत्व छिपा है, जो इसकी परिभाषा से और स्पष्ट हो जाता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए, पहला बिंदु है कि जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है कंट्रासेप्शन मेथड, जो कि जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आता है। दूसरा है, यह किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने में कारगर भूमिका निभाता है। तो किशोरावस्था का मतलब जो बच्चे से युवा वर्ग में प्रवेश करता है, तो उसकी समस्याओं से निपटारे के बारे में कारगर भूमिका अदा करता है। यानी अगर इसकी शिक्षा युवा वर्ग को मिले, प्राप्त हो, तो जो समस्याओं से उसको निपटना पड़ता है उनका समाधान हो सकेगा। सहायक जनन प्रौद्योगिकियों द्वारा बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति के अवसर दिलाता है। तो ऐसे जोड़े, ऐसे पति पत्नी जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो कुछ ऐसी टेक्निक है जिनके माध्यम से इनफर्टाइल यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको भी बच्चे पैदा करने का अवसर मिल सकता है। यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा कर जनमानस को इनसे बचाव में सहायक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, बीमारियां हैं, जो जनन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती हैं। तो उनसे बचाने में सहायक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है। अगला है, यह मेंस्ट्रुएशन, गर्भाधान, सगर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो इसके अंतर्गत माहवारी से संबंधित कोई बीमारी है, प्रेगनेंसी से संबंधित कोई समस्या है, और गर्भाधान यानी गर्भ धारण करना, सगर्भता प्रेगनेंसी, प्रसव यानी डिलीवरी आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत या स्वास्थ्य जनन के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली आर्थिक समस्याओं, भौतिक संसाधनों की कमी, जाहिर सी बात है कि आर्थिक समस्याएं आएंगी। पैसा जो 10 लोगों में बंटना था वो 100 लोगों में बंटेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ेंगी। घर में मोटरसाइकिल एक है, उपयोग करने वाले 10 लोग हो गए, तो भौतिक संसाधनों की भी कमी हो जाएगी। तथा सामाजिक उत्पीड़न
भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसा और भौतिक संसाधन कम होंगे, तो इनकी कमी के लिए मनुष्य और मनुष्यों के बीच में संघर्ष होगा, जिससे सामाजिक उत्पीड़न, जब पुरुष और महिला का जो जनसंख्या कम ज़्यादा होगी तो कई समस्याएं आएंगी, जैसे यौन दुराचार यानी सेक्सुअल एब्यूज एवं यौन संबंधी अपराधों यानी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति इन्हें रोकने तथा जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सोचे और आवश्यक कदम उठाए। तो समाज को जनन संबंधी समस्याओं जैसे सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, प्रसव यानी डिलीवरी, यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको STI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गर्भपात यानी एबॉर्शंस, गर्भ निरोधकों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी आदि के बारे में चिकित्सा सहायता व देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर बेहतर तकनीक और नवीन कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों को अधिक अच्छी देखभाल और सहायता की जा सके। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या यानी फीमेल का माता के गर्भ में ही हत्या कर देना को रोकने के लिए सभी प्रकार के लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध आवश्यक है। बाल प्रतिरक्षीकरण यानी चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, यानी बच्चों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए ताकि बच्चों की मृत्यु दर कम हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कह रहा है क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। तो अध्ययन बताते हैं कि अपने देश में आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की है। 15 से 25 वर्ष के लोग यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों का भी शिकार अधिक बनते हैं। अतः विद्यालयों में यौन शिक्षा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं में यौन संबंधी विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सके। भ्रांति मतलब अफवाह या गलत जानकारी को दूर किया जा सके और उनको यौन संबंधी यानी सेक्स संबंधी सही जानकारी मिल सके। किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। यौन संबंधी सही जानकारी न होने पर किशोर युवा इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त कर गलत रास्तों का चयन करता है। इसमें सतर्कता आवश्यक है ताकि यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, हास्यास्पद न हो जाए, यानी कोई हंसी मजाक न उड़ाए। व्यक्तियों को जनन अंगों की जानकारी, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स आदि के संबंध में जानकारी विशेषकर किशोरावस्था में देना जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। इससे सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्सुअल एजुकेशन देना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया।
समय समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती रही है। इसे और अधिक उन्नत व व्यापक बनाने के लिए वर्तमान में इसे जन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी RCH के नाम से जानते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यक्तियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य यानी जो सुनाई देने लायक हो और दृश्य जो दिखाई देने वाले हों, और छपी हुई सामग्री यानी प्रिंटेड मीडिया की सहायता से सरकारी और सामाजिक संगठन जनता को जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। तो बोल करके या कोई टीवी चैनल या कुछ भी लगा करके, दिखा करके, या फिर पर्चे छपवा करके जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जा रही है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन संबंधी मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिक जनसंख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव व बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल यानी डिलीवरी और डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल केयर से माता और शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आई है। छोटे परिवार वाले जोड़े यानी कपल्स की संख्या बढ़ रही है। व्यक्ति छोटे परिवार के महत्व को समझ रहे हैं। यौन संचारी रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की सही जांच पड़ताल, देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण समाज के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है। तो ये चीजों का फायदा हुआ है। तो पिछले 50 वर्षों से के दौरान हमारे जनन स्वास्थ्य में हमारे देश में सुधार हुआ है, ये हमें पता चला। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब अचानक जनसंख्या का बहुत तीव्र गति से बढ़ जाना। जनसंख्या विस्फोट, जैसे कोई विस्फोट होता है पटाखे में तो पूरा अचानक फट जाता है, तो उसी प्रकार जनसंख्या विस्फोट का मतलब अचानक संख्या का बहुत बढ़ जाना लोगों की। तो विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी का मतलब जनसंख्या। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न होने के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है कि लोग कम मरेंगे तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, और लोग ज्यादा पैदा होंगे तो जनसंख्या ज्यादा होगी। तो 2 कारण है, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न होने के कारण, यानी जन्म दर में हम लोग कमी नहीं कर पा रहे हैं और मृत्यु दर में कमी हो रही है। तो ये कारण है जनसंख्या विस्फोट का। जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इट्स रीजन। तो जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी IMR तथा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी MMR में कमी आई है, यानी बच्चा और माँ की मृत्यु दर में कमी, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, जो व्यक्ति जनन करके सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण, जीवन स्तर में सुधार के कारण, जब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, अच्छे चिकित्सालय होंगे तो लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, जिसके कारण भी जिंदा लोगों की संख्या बढ़ेगी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी।
अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। तो हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ने न दें, कंट्रोल रखें। तो फैमिली कंट्रोल मेथड का ज्ञान न होना ये बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने परिवार को कैसे सीमित रखें, इसका ज्ञान लोगों में नहीं। ये भी कारण है जनसंख्या वृद्धि की। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। तो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड से खेती बाड़ी की जा रही है, जिससे पैदावार ज़्यादा हो रही है। जब खाने की मात्रा पर्याप्त होगी तो खाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। अगला बिंदु है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। पहले क्या था कि महामारी आती थी, बहुत बड़े लेवल पर बीमारियां होती थी जिससे बहुत लोग मर जाते थे। उन बीमारियों में अब कंट्रोल लगा दिया गया है चिकित्सा सुविधा के द्वारा, जिससे लोगों की मृत्यु दर घटी है। इस वजह से जनसंख्या बढ़ी है। अगला पॉइंट है निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। तो गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा है, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा करके लाएंगे तो हमारे घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। तो अगर किसी के लड़की है तो लड़के की चाह में बच्चे दर बच्चे पैदा करता रहता है, क्योंकि समाज में ऐसी भ्रांति है कि लड़की से लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस कारण से ऐसा होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताएं। तो गर्भ निरोधक मतलब कंट्रासेप्टिव, जो गर्भधारण को रोके वही निरोधक है। तो गर्भ निरोधक शरीर की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया पर रोक लगाकर अपना कार्य करते हैं, जिससे उसके शरीर पर कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम होते हैं। उनका प्रयोग प्राकृतिक गर्भाधान व सगर्भता के विरुद्ध किया जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति दो संतानों के बीच अंतर रखने अथवा गलती से हुई सगर्भता यानी प्रेगनेंसी की स्थिति से बचने हेतु गर्भ निरोधकों यानी कंट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अतः गर्भ निरोधकों का प्रयोग एक अनावश्यक आवश्यकता यानी अननेसेसरी नेसेसिटी कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बच्चे नहीं चाहते तो वो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह से अनावश्यक आवश्यकता है। तो गर्भ निरोधक का उपयोग दो संतानों के बीच अंतर अथवा गलती से हुई प्रेगनेंसी की स्थिति से बचने हेतु गर्भ निरोधक जो गोलियां ली जाती हैं, तो कुल मिला के अनावश्यक आवश्यकता है, क्योंकि हमारी गलती हुई है तो हम दवा खाना चाहते हैं या गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करना चाहते हैं। यह जनन स्वास्थ्य के रखरखाव और स्वास्थ्य की आवश्यकता कदापि नहीं है। तो यह जनन स्वास्थ्य के रखरखाव और स्वास्थ्य की आवश्यकता कदापि नहीं है। हमारी जो गलतियां हैं उनको कम करने के लिए, उनसे बचने के लिए गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 7 आ जाती है, कह रहा है जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों। तो जनन ग्रंथि यानी गोनाड्स यानी औरत में अंडाणु बनाने वाले अंग और पुरुष में शुक्राणु बनाने वाले अंग यानी अंडाशय और टेस्टिस यानी वृषण को हटाना, उसकी बात कर रहे हैं। तो जनन अंग यानी गोनाड्स संतान उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं। वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु यानी स्पर्म तथा अंडाशय यानी ओरी में अंडाणुओं यानी ओवम का उत्पादन होता है। साथ ही यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करते हैं, यानी ये हार्मोन भी बॉडी में
जो उपयोगी हैं उनको निकालते हैं। तो गर्भ निरोधकों यानी कंट्रासेप्टिव का उपयोग संतति नियंत्रण यानी प्रोजेनी के कंट्रोल के लिए किया जाता है। संतति नियंत्रण यानी आगे संतानों की उत्पत्ति में नियंत्रण लगाया जा सके के लिए जनन अंगों यानी गोनाड्स को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि जनन अंगों से स्रावित लिंग हार्मोन शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन हार्मोनों के अभाव में मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा ना हो इसके लिए हम अपने अंडाशय या वृषण यानी टेस्टिस को हटवा दें, पुरुष अपने टेस्टिस को और महिला अपनी ओवरी को हटवा दे, तो ये विकल्प नहीं है गर्भ निरोधक का। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो जनन अंग है ये बच्चे पैदा करने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन भी निकालते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। अगर इनको हम हटा देंगे तो हार्मोन के अभाव में मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक गर्भ निरोधक का कार्य युग्मकों को आपस में मिलने से रोकना, निषेचन व सगर्भता या अंतरोपण को रोकना है। तो कोई कंट्रासेप्टिव मेथड हम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकता है? वो गैमीट को यानी मेल और फीमेल गैमीट को या ओवम और स्पर्म को आपस में मिलने से रोकता है, यानी फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होने देता। और अगर निषेचन हो गया मतलब मिलने से रोकता है तो रोक देगा तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर वो प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। और मान लीजिए भूल से प्रेगनेंसी हो गई तो अंतर रोपण यानी गर्भाशय में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो इन सब चीज़ों को गर्भ निरोधक या कंट्रासेप्टिव मेथड से रोका जाता है। उसका कार्य युग्मक उत्पादन रोकना नहीं है। जो गर्भ निरोधक है हमारे कंट्रासेप्टिव वो गैमीट के प्रोडक्शन को नहीं रोकते, अतः जनदों यानी गोनैड्स का हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। तो गोनैड्स का हटाना कंट्रासेप्टिव मेथड का विकल्प नहीं माना जा सकता। अन्य गर्भ निरोधक विधियों के सुगमता से उपलब्ध होने के कारण आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके विपरीत जनन अंगों को हटाना एक जटिल शल्य प्रक्रिया है, यानी सर्जरी मेथड से गोनैड्स या जनन अंगों को हटाया जाता है। अतः गोनैड्स को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। कितने तरीके से सिद्ध हो गया कि गोनैड्स का हटाना गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्टिव्स का विकल्प नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है उल्भेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। तो उल्भेदन का मतलब एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं कि एम्ब्रियो का कुछ भाग या एम्ब्रियो में जो फ्लूइड भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड उसको लेते हैं और उससे हम लिंग का परीक्षण करते हैं, या लिंग में जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है उसका परीक्षण करते हैं। तो इस मेथड को एमनियोसेंटेसिस या हिंदी में उल्भेदन कहते हैं। तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण एक एमनियोटिक तरल यानी एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। इंजेक्शन यानी सुई की सहायता से माता के गर्भाशय यानी ओवरी से या यूटेरस से में से इस तरल का एक सैंपल ले लिया जाता है। तरल में स्थित कोशिकाओं यानी सेल्स का संवर्धन यानी कल्चर करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों यानी उस सेल्स में जो क्रोमोसोम है का निरीक्षण करके भ्रूण यानी एम्ब्रियो के लिंग का पता लगाया जाता है, यानी सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। अनेक बार यह देखा जाता है कि यह पता चलता है कि भ्रूण मादा है तो AMT यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन द्वारा भ्रूण को गिरा दिया जाता है। यानी अगर बच्ची है तो कुछ लोग बच्ची को पेट से गिरवा देते हैं। इससे समाज में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात के बिगड़ने की संभावना बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि बच्ची पेट में मार दी जाएगी तो पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं की कम हो जाएगी।
बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंध आवश्यक है। तो कन्या भ्रूण हत्या न हो, एम्ब्रियो में ही फीमेल चाइल्ड की डेथ करवा दी जाए, तो ये काम ना हो, इसके लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में रोक लगाना आवश्यक है। हमारा संविधान व्यक्तियों में लिंग के आधार पर भेद करने की आज्ञा नहीं देता। नैतिकता की दृष्टि से भी सभ्य समाज में यह एक घृणित अपराध है, अतः इस पर रोक उचित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। कह रहा है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो इनफर्टिलिटी है जिनके अंदर, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ऐसे कपल्स को संतानें कैसे पैदा हों, इसके लिए विधियों को हमको बताना है। तो देखिए, भारतवर्ष सहित विश्व में अनेक दंपति स्टेराइल यानी बंध हैं, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। यह शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, रोग के कारण हो सकता है, कोई दवाई खाने के कारण हो सकता है, या प्रतिरक्षात्मक यानी इम्यूनोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकता है। यह पुरुष या स्त्री में पाए जाने वाले दोष के कारण हो सकता है। तो अनेक प्रकार की बंध्यताओं यानी स्टेरिलिटी का उपचार केवल औषधियों से हो जाता है। कभी कभी परामर्श व मनोवैज्ञानिक उपचार भी सहायक होते हैं। तो विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ वंध्यता क्लिनिक खोली गई हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स निदानिक जांच में सहायता एवं उपचार करके वंध्य दंपतियों यानी स्टेराइल कपल्स को संतान पैदा करने में मदद दे सकते हैं। इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको ART कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो मदद करती है। तो शरीर से बाहर निषेचन अर्थात पात्रे निषेचन, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF भी कहते हैं, के पश्चात भ्रूण स्थानांतरण यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर एक उपयुक्त उपाय हो सकता है। तो इन विट्रो का मतलब शरीर से बाहर किसी पात्र में या किसी परक नली में बच्चे का मेल और फीमेल जो गैमीट है उनका फर्टिलाइजेशन करा करके फिर माता के गर्भ में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ये तकनीक आजकल बहुत चल रही है। इस तकनीक को सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के नाम से जानते हैं। तो शरीर से बाहर एक ट्यूब में मेल और फीमेल गैमीट का यानी ओवम और स्पर्म का मिलन करा के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, उसको माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। प्रयोगशाला में पत्नी या दाता के अंड को यानी ओवम को पति अथवा दाता के शुक्राणु से यानी स्पर्म से निषेचित या फर्टिलाइज कराया जाता है। इसके पश्चात युग्मनज का 8 कोष की भ्रूण को यानी जाइगोट जब डिवीजन करके, जिसको क्लीवेज बोलते हैं, 8 सेल स्टेज में एम्ब्रियो जब हो जाता है तो इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब अगर 8 कोशिका से अधिक विकसित हो जाने वाले भ्रूण को लिया जाए तो फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं, उसको गर्भाशय में यानी यूटेरस में स्थानांतरित किया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, IUT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए आगे कह रहा है कि जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है उनकी फैलोपियन नलिका में बने भ्रूण को अन्य स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगर किसी महिला में प्रेगनेंसी की समस्या है तो क्या करते हैं कि उसकी फैलोपियन ट्यूब में, हमें पता है कि जो स्पर्म है वो जा करके फैलोपियन ट्यूब में ओवम आता है और वहीं पर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसी बात है एम्ब्रियो हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही बनेगा। तो जो भ्रूण बना है, तो अगर उस महिला में गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी की कोई समस्या है तो उसे निकाल करके दूसरी महिला के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं हो सकते लेकिन निषेचन और भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं,
इनके लिए दाता स्त्री से अंडाणु प्राप्त करके उसकी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। अब मान लीजिए कोई महिला ऐसी है कि जिसमें अंडाणु नहीं बन रहा है लेकिन बच्चे को गर्भ में रख सकती है, तो क्या करते हैं कि दूसरी महिला से अंडाणु ले करके फिर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट बनेगा तो उसको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या शॉर्ट फॉर्म में गिफ्ट कहते हैं। तो गैमीट का चूंकि ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं। अब आगे आ जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का प्रयोग वहां किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल जो सीमेन टेक्नोलॉजी है उसकी बात की जा रही है। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। जो सीमेन होता है मेल का, उसमें अगर स्पर्म की संख्या बहुत कम है तो कृत्रिम वीर्य सेचन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अथवा पुरुष वीर्य सेचित कर सकने में असमर्थ होता है या फिर पुरुष में सीमेन बनने की क्षमता ही खत्म हो गई है। इस तकनीक में दाता से यानी डोनर से शुक्राणुओं को प्राप्त करके यानी स्पर्म को ले करके कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से स्त्री की यौन या गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है या कर दिया जाता है। इसे अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या आईयूआई कहते हैं। ऐसी अन्य कुछ तकनीकें हैं जिफ्ट तथा ICSI आदि वर्तमान में उपयुक्त तकनीक सुविधाएं अनेक शहरों में उपलब्ध हैं। ये बहुत महंगी तकनीक है। इन तकनीकों को अपनाने में सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक मतलब बहुत सारी औरतों लोगों को लगता है कि दूसरे का बच्चा पल रहा है किसी महिला के पेट में, तो सामाजिक धार्मिक भावनाएं इनमें बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कह रहा है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो यौन संबंधों के कारण संचारित रोग यौन संचारित कहलाते हैं। यानी सेक्स करते समय अगर कोई बीमारी किसी पुरुष में चली जाती है तो उसे यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसे सामान्यतः STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या रजित रोग यानी वेनेरियल डिजीज या जनन मार्ग संक्रमण यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन शॉर्ट फॉर्म में RTI कहते हैं। निम्नलिखित युक्तियों को अपनाने से यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचा जा सकता है। तो सेक्स करते समय कोई बीमारी हमें ना हो, इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मल्टी सेक्स रिलेशन, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचें। किसी अनजान व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करें और रोग की आशंका होने पर तुरंत योग चिकित्सक से संपर्क करें और पूरा इलाज कराएं। तो अगर ये सावधानी हम रखेंगे तो यौन संबंधी रोगों से बच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, कह रहा निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, व्याख्या सहित बताएं। पहला है गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ये सही है, अपने आप भी हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में कुछ कार्यकी कारणों से गर्भपात यानी एबॉर्शन स्वतः भी हो जाता है, मिसकैरेज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसे स्वतः गर्भपात या मिसकैरेज कहते हैं। तकनीकी रूप से जीवन क्षम, देखिए जब स्वयं हो जाएगा स्वतः गर्भपात तब इसे मिसकैरेज बोलते हैं, और जब कराते हैं तो इसे एबॉर्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिए दोनों बात। तकनीकी रूप से जीवन क्षम यानी गर्भाशय से बाहर स्वतंत्र रूप से रहने में अक्षम या 28वें सप्ताह से पहले स्वतः होने वाला गर्भपात अकाल प्रसव कहलाता है। मतलब अचानक अपने मतलब समय से पूर्व यानी 28वें सप्ताह से पहले
तो समय नहीं था लेकिन हो गया, तो काल को समय कहते हैं, इसलिए अकाल प्रसव कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, बंध्यता को जीवन शब्द संपत्ति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह सदैव स्त्री की असमानताओं या दोषों के कारण होता है। गलत है, स्त्री पुरुष दोनों में यह समस्या हो सकती है। तो बंध्यता यानी स्टेरिलिटी की परिभाषा सही है, लेकिन कारण गलत है। बाध्यता को जीवन संपत्ति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा न पैदा कर पाए जो संतति, तो उसी को हम स्टेराइल बोलते हैं। तो परिभाषा तो सही है लेकिन कारण गलत है। सिर्फ महिला की वजह से ही नहीं, पुरुष की वजह से भी होता है। तो बंध्यता स्त्री या पुरुष किसी की भी जननी का असामान्यताओं या दोषों के कारण हो सकती है। पुरुषों में शुक्राणुओं का न होना या कम होना, नपुंसकता आदि प्रमुख कारण है। तो स्त्री पुरुष दोनों में दिक्कतों के कारण बंध्यता यानी स्टेरिलिटी हो सकती है, न कि केवल स्त्री के कारण। अब गा पॉइंट है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना आवश्यक होता है। सही है, शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना गर्भ निरोधक उपाय है, क्योंकि इसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता। यानी जब तक महिला, जैसे 6 महीने तक अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय ओवुलेशन नहीं होता, अंडा नहीं निकलता ओवरी से, यानी अंडोत्सर्ग नहीं होता, और मासिक और आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता, यानी मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता। जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो मासिक चक्र नहीं प्रारंभ होगा। जब अंडा ही नहीं निकलेगा तो बच्चा कैसे होगा? स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। तो प्रसव पश्चात यानी डिलीवरी के बाद लगभग 4 से 6 माह तक अवधि तक यह अधिक सफल मानी जाती है, यानी यहाँ तक अंडोत्सर्ग नहीं होता लगभग 6 महीने तक। इस अवधि में गर्भधारण के लगभग अवसर शून्य होता है। तो इस अवधि तक गर्भधारण नहीं होता क्योंकि अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन नहीं होता है महिला की ओवरी से। अब घा पॉइंट कह रहा है, लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। ये सही है। जनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु यौन संबंधी समस्याओं की जानकारी एक प्रभावी उपाय है। इससे जनन स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आती है या ये समाप्त हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की जानकारी होगी हमें तो बचाव की अच्छे से हम कर पाएंगे। यह लोगों को अनेक अंधविश्वासों से बचाती है। जनन अंगों की संरचना यानी जो जेनाइटल आर्गन है उनके स्ट्रक्चर, ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्टिव्स, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी आदि की जानकारी देती है। ये जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें देती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 2 चीजें पढ़ी थी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। पुरुष में चूंकि वास डिफरेंस को काट करके गांठ बांधी जाती है तो इसे वैसेक्टोमी कहते हैं। महिला में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधा जाता है तो ट्यूब है, इसलिए ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो शल्य चिकित्सा क्रियात्मक उपाय के फलस्वरूप युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम बनना नहीं रुकता, केवल परिवहन यानी संचार या युग्मक स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। तो इसके फलस्वरूप गर्भधान नहीं होता यानी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ध्यान दीजिए कि जो गर्भ निरोधक है ये केवल स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोकते हैं, जबकि शल्य क्रिया जो है उसके द्वारा हमेशा परमानेंट समाधान निकल आता है। सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। ये गलत है, कुछ के उपचार नहीं है। तो यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी, जननिक हर्पीज यानी जेनाइटल हर्पीज तथा HIV
को छोड़कर अन्य यौन संचारित रोग पूर्ण रूप से उपचार योग्य है। तो ये में उपचार बहुत कठिन हो जाता है। अगर शुरुआत में ही व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच गया तब तो इलाज संभव है, नहीं लेट हो जाने पर नहीं संभव। अगला है ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां यानी पिल्स बहुत अधिक लोकप्रिय है। तो ये शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है, लेकिन जागरूकता की कमी व शिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है। तो देहातों में थोड़ा सा कम जानकारी इसलिए कम लोकप्रिय है, शहरों में ज्यादा जानकारी है तो ज्यादा लोकप्रिय है। अगला है ईटी टेक्नोलॉजी में भ्रूण को सदा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना। तकनीकों में शरीर से बाहर अंड का निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते थे, यानी परक नली में मेल और फीमेल गैमीट या यूं कहें अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करा के, फर्टिलाइजेशन करा के जब जाइगोट बन जाता है तो 8 कोष की अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में या ज्यादा कोष की हो जाती है तो हम फिर यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। तो वही कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराकर युग्मनज यानी जाइगोट का या 8 कोष की भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट कहते हैं। यह भ्रूण में ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से अधिक हो जाती है तो भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अगर संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी तो फिर यूटेरस यानी गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर या आईयूटी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो इस प्रकार से चैप्टर यहीं पर क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू।